हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने मेंसुरेशन से मैं ज़्यादातर क्वेश्चन लिया हूँ। मेंसुरेशन क्या, आयत, वर्ग, घन, घनाभ और शंकु से। ठीक है, इसी के सब क्या है, एक एक दो दो क्वेश्चन सबके मिक्स हैं। त्रिभुज से है, तो आज हम लोग इसी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, और एक दो डाउट है स्टार्टिंग में, मैं पहले उसी को बताऊंगा। किसी ने मुझे भेजा था, ठीक है, तो वो है नंबर सिस्टम का है, तो उसको मैं पहले क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में फिर ये जो आयत और ये वर्ग वाला है इसको शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं। क्लियर है, सब क्लियर है। हम्म हम्म और बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही? सब बढ़िया? पेपर तो नज़दीक आ ही रहा है। ठीक भैया, पढ़ते रहना, ठीक है, बैक वैक ना लगाना, आराम से पढ़ते रहो, सबका कल्याण हो जाएगा। ठीक, तो पढ़ते रहिए धीरे धीरे, ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना। देखिए, ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट तैयार हो जाएगा तो शॉर्ट में आप थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो आराम से पास होने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से पासिंग मार्क्स से अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसलिए सब लोग पढ़ते रहिएगा, हर पेपर की तैयारी करते रहिएगा। और मैथ में ज़्यादा डाउट होता है कुछ लोगों को, तो थोड़ा इसका अलग से स्पेशल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। बीच बीच में भैया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना जो लोग ना करें हों, बाकी तो चल ही रहा है अपना, है ना। तो देखिए सवाल क्या है, मान लीजिए डाउट है जो स्टार्टिंग में, मैं उसको देख लेता हूँ। जैसे लिखा हुआ है -1/2 लिखा है, ठीक, और क्या लिखा हुआ है 5/4, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? -1/2 और 5/4। आप ये तो जानते हैं ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं दो। ठीक, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। आप ये तो जानते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपसे पूछे कि कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं, एक या दो? भैया, परिमेय संख्याओं के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आप जितना निकाल पाइए उतनी संख्याएं निकाल लीजिए। ठीक, जितना आप निकाल पाइए उतनी संख्याएं निकाल लीजिए, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं इनके बीच में। ठीक है, तो देखिए -1/2 और 5/4 है। अब सवाल में अगर कह दे कि इसके ठीक बीच एक परिमेय संख्या बताओ, इसके ठीक बीच की एक परिमेय संख्या बताओ। देखिए डाउट एक ही था लेकिन मैं इसमें 2-3 बताऊंगा। ठीक है, इसके ठीक बीच में अगर परिमेय संख्या आपसे कह रहा है निकालने के लिए, तो आप क्या करिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। ठीक, और जो आए उसको 1/2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि उसका आधा कर दीजिए। ठीक, तो भैया देखते हैं क्या आता है। अगर एक परिमेय संख्या इसके बीच में निकालनी है तब मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। 1/2 ऐसे रखिए, सबसे पहले इनको जोड़ना है, तो 2 और 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, वो भी माइनस का, और 2 एकम 2 यहाँ पर 1 है, तो 1 पंचे 5, ये आएगा। अब क्या आ जाएगा, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा प्लस का, तो 3/4 हो जाएगा, और ब्रैकेट हट जाएगा तो इनके बीच कौन सा चिन्ह आ जाएगा, गुणा का, तो 3/4 हो गया। ठीक, यहाँ तक सब ठीक ठाक है। अब क्या हो जाएगा,
अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 1 तिया 3 और बटे में 2 चौक 8, तो 3/8 जो है वो इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी, केवल इन दोनों संख्याओं के। क्या होगी? -1/2, 3/8 और 5/4। ये वाली जो संख्या है इन दोनों के ठीक बीच में है। ठीक है, तो किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अगर कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, अगर एक परिमेय संख्या उसके बीच में निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक, क्या करना है आपको, जो दोनों संख्याओं के बीच में निकालनी है उन दोनों संख्याओं को प्लस कर दीजिए और उसके बीच में उनका क्या कर दीजिए, जो आए यहाँ से उसका आधा कर दीजिए, यानी कि 1/2 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही वो संख्या होगी। ठीक, तो पहला तो ये हो गया। अब देखिएगा क्या है, फिर से -1/2 और 5/4, यही तो है, के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है सवाल, -1/2 और 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करनी है। अगर खाली ये कहा होता कि 2 संख्याएं ज्ञात करनी है इन दोनों के बीच में तो आप चाहे जैसे निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बोला क्या है, 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 संख्याएं हैं, 3 नहीं 4 संख्याएं, मैं कह दूँ हैं 2, 4, 6 और 8, तो इन सब के बीच में कोई भी 2 संख्या उठाएंगे, ये मतलब अगल बगल वाली, ठीक है, क्रमागत कोई भी 2 संख्या उठाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि इनके बीच में जो क्या है, इनके बीच में गैप है, वो गैप क्या है, बराबर है। जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो कोई भी 2 क्रमागत संख्या अगर आप उठा रहे हैं तो क्या है, डिफरेंस उसका 2 आ रहा है। मतलब क्या है कहने का, कि ये समदूरस्थ संख्याएं हैं। तो यही चीज इसमें निकालनी है कि उनके बीच में जो डिफरेंस हो एक के बाद दूसरी संख्या का, वो बराबर हो 2 के बाद तीसरी संख्या जो है उनके बीच के डिफरेंस के। ठीक, मतलब ये वाला डिफरेंस क्या है, इसके बराबर है, ये वाला डिफरेंस क्या है, इसके बराबर है। तो समदूरस्थ का यही मतलब है। समझ गए इतना? अब देखिए कैसे निकलेगा ये तो भैया 2, 4, 6, 8 वाला था तो हो गया है ना, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी, परिमेय संख्या की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले भैया जो करने लायक है इसमें कुछ, वो क्या है, इसका हर बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर बराबर। सबसे पहले इसके हर को बराबर करेंगे। ठीक, हर बराबर। तो हर बराबर कैसे करेंगे, तो हर बराबर ऐसे करेंगे, क्या है, 2 और 4 का आप क्या ले लीजिए, लासा ले लीजिए। तो 2 और 4 का जब आप लासा लेंगे तो क्या आएगा, 4, यानी कि ये तो पहले से ही 4 है, इसको आप 4 बना दीजिए। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे कि ये 4 हो जाएगा, तो इसमें 2 से अगर हम गुणा कर दें इसके हर में तो 4 हो जाएगा। यही तो है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर तो पहले से ही 4 है, तो खाली इसमें नहीं करेंगे, केवल हर में नहीं करेंगे, जब हम गुणा करेंगे तो पूरे भिन्न में करेंगे। मतलब अंश को भी 2 से गुणा करेंगे और हर को भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो -1/2 को जब हम अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2/4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -2/4 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, 5/4, वो तो है ही। अब इसका क्या हो गया, हर बराबर हो गया। ठीक, दूसरा स्टेप इसमें क्या करेंगे,
कितनी संख्याएं आपको निकालनी है? आपको निकालनी है 2 समदूरस्थ संख्याएं। कितनी निकालनी है? 2 समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है। ठीक, तो जितनी संख्याएं निकालनी है उससे एक बढ़ाकर आप क्या करेंगे, इसके अंश और हर में क्या करेंगे, दोनों के गुणा करेंगे। 2 संख्याएं निकालनी है मतलब 2 से 1 बढ़ाकर। ठीक है, जितनी संख्याएं निकालनी है उससे 1 बढ़ाकर, तो 2 से 1 बढ़ाकर मतलब कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 3। 3 से अंश और हर में गुणा करने पर, अंश और हर में गुणा करने पर, यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, जितनी संख्याएं निकालनी है उससे 1 बढ़ा करके हम क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, -2/4 लिखा हुआ है, यही तो लिखा है, -2/4 है। अब इसको हम 3 से अंश में गुणा करते हैं और 3 से हर में। इसी तरह से इधर क्या लिखा हुआ है, 5/4 है, इसके भी अंश में 3 से गुणा किया गया और हर में भी 3 से गुणा किया गया। सब ठीक है। ये कितना आ गया, -6/12 आ गया। और ये क्या आ गया, 5 तियां 15 बटा क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक, अब देखिए -6/12 ये आ गया, 15/12 ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इन दोनों का अंतर। इन दोनों के क्या निकालना है, अंशों का अंतर निकालना है। तो तीसरा स्टेप यही है, तीसरा स्टेप इसका क्या है, अंशों का अंतर। देखिए अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक, तो अंशों का अंतर निकालना है। अंशों का अंतर क्या हो जाएगा, तो दूसरा भिन्न देखिए ये क्या है, 15 है, तो 15 लिखेंगे और अंतर निकालना है मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो 15 में से माइनस करेंगे किसको, तो पहले वाले का अंश क्या है, -6, तो माइनस करेंगे किसको, -6 को, साइन के साथ लिखेंगे। अब माइनस कर रहे हैं तो ये नहीं कि ये वाला माइनस हटा दें, ठीक है, माइनस कर रहे हैं लेकिन इसका जो ये वाला साइन है -6, ये साइन के साथ में ही लिखेंगे। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 15 तो ऐसे रहेगा और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, तो ये कितना आ गया, 21। कितना आ गया, जो अंशों का अंतर है वो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। यहां तक सब ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए पहले आप क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, उसके बाद 2 संख्या आपको निकालनी है, तो 2 से 1 बढ़ाकर मतलब कि 3 से क्या किया, अंश और हर में दोनों के गुणा कर दिया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इनके अंशों का अंतर निकालेंगे। तो अंशों का अंतर जब आपने निकाला तो कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, 3 से क्यों करेंगे भैया, अब देख लीजिए ये 3 क्यों आ रहा है बार बार, 3 इसलिए आ रहा है बार बार, मान लीजिए आपको कितनी संख्या निकालनी थी, 2 संख्या निकालनी थी। ठीक, तो ये 3 कहाँ काहे आ रहा है बार बार, है ना, तो मान लीजिए आपको 2 संख्या निकालनी थी, एक संख्या, ये 2 संख्या आपको दी हुई है। ठीक, और आपको इसके बराबर पे 2 संख्या निकालनी है कि जो क्या हो, इक्वी डिस्टेंट यानी कि समदूरस्थ हो। तो एक संख्या मान लीजिए ये है और दूसरी संख्या ये है। ठीक, अब अगर हम दूरी को नापेंगे तो कैसे नापेंगे, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी के बराबर होनी चाहिए, और वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी के बराबर होनी चाहिए। तो जो डिफरेंस है इन लोगों का वो कितनी जगह पे यूज हो रहा है, एक तो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक, दूसरा यहाँ पर होना चाहिए और तीसरा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, ये बराबर होना चाहिए तीनों जगह। तो अगर हम 2 संख्याएं निकालनी है तो 3 जगह हमको करना पड़ेगा, इसको 3 डिवाइड करना पड़ेगा, 3 पार्ट में। ठीक, अगर हमको 3 संख्याएं निकालनी होती तो हम क्या करते, 4 पार्ट में हमको ये डिवाइड करना पड़ता, तब एक और बढ़ जाता। अगर हमें 3 संख्याएं निकालनी होती तब हम क्या करते, 4 से यहाँ पे गुणा करते। ठीक है, और इसी तरह से इसको हम क्या करते, उससे भाग करते। तो यहाँ पर हमें क्या 3 संख्या निकालनी है, तो 3 संख्याएं निकालनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 संख्या तो हमारे पास पहले से ही है ना, निकालनी क्या है, ये दोनों निकालनी है। और ये दोनों तभी निकलेंगे जब हमको ये डिफरेंस पता चल पाएगा कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या है। जब ये पता चल पाएगा कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या है,
जब ये पता चल पाएगा कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या है, तो जो 3 से गुणा और भाग वाला सिस्टम है वो इसी डिफरेंस को जानने के लिए है कि ये डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, जो भी ये सब ताम झाम किया जा रहा है वो बस इसीलिए किया जा रहा है कि हम जान पाएँ कि आखिर में वो समदूरस्थ जो संख्या निकालनी है उनके बीच में दूरी होगी कितनी। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो जो 3 से हमने गुणा किया था उसी 3 से अब हम इसके अंश को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक, तो अब लिखेंगे कि अंतर को 3 से भाग करने पर, 3 से भाग क्यों किया जा रहा है अब तो समझ आ ही गया होगा, है ना। अंतर को 3 से भाग करने पर, तो ये जो अंतर है कितना है, 21 है। 21 को जब हम 3 से भाग करेंगे यानी कि 21 भागे 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 सते 21 होता है, ये आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, मतलब 21 पूरा था और उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 7 7 7। ठीक है, तो अगर हम अब क्या करना है, इस 7 को, पहली संख्या हमारी भाई क्या थी, ये -6/12। ठीक, पहली संख्या हमारी क्या है, -6/12 है। अब -6/12 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा संख्याएं आपकी मिलने वाली हैं। -6/12 लिखा हुआ है, केवल अंशों में जोड़ना है। ठीक है, ये नहीं कि उसमें जोड़ दीजिए, इसके अंशों में ही जुड़ेगा। -6 में प्लस का 7 आप जोड़ेंगे। ठीक, तो -6 में जब प्लस का 7 आप जोड़ेंगे केवल अंश में ही जुड़ेगा, ये नहीं कि आप यहाँ पर लिखकर बगल में जोड़ रहे हैं, उस तरह नहीं जुड़ेगा, इसी तरह जुड़ेगा। ठीक, तो -6 में जब आप 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 में से 6 को घटाइए, क्योंकि ये 7 वाला क्या है, प्लस का है और यही बड़ा है, और ये 6 वाला क्या है, माइनस का है। ठीक, तो एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब क्या है, घटाया जाएगा। तो इस 7 में से ये 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/12। ठीक, ये देख लिया। अब देखिए ये क्या है, वो पहली संख्या है जो उसके बीच में आएगी। अब 1/12 में से क्या करना है आपको, सॉरी 1/12 में क्या करना है आपको, तो ये जो 7 यहाँ पर जोड़े थे, अब फिर क्या है, 3 जगह हम यही 7 जोड़ेंगे, इसी 7 को हमें 3 जगह जोड़ना है। ठीक, तभी हमें पता चल पाएगा कि बराबर है कि नहीं है। तो 1 में जब 7 को जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, तो 1 और 7 होता है 8, और 8/12 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा क्या, सेकंड नंबर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड नंबर। यही 2 नंबर है जो इनके बीच में आएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तब क्या मिलेगा, 2 नंबर तो हमको मिल गए, तो इसमें अगर हम 7 को जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा, तो 8 + 7/12 यानी कि 15/12। क्या हो रहा है, 15/12, और 15/12 तो ये वाला संख्या है ना, 15/12 तो यही वाली संख्या है। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, इन दोनों के बीच में है, -6/12 और 15/12 के बीच में 1/12 और 8/12 है। ठीक, क्या हो जाएगा, संख्याएं क्या थी भाई, -6/12, दूसरी संख्या क्या है, 1/12, तीसरी संख्या क्या है, 8/12, और चौथी संख्या क्या है, 15/12। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, समदूरस्थ पर हैं। ठीक है, जितना यहाँ से यहाँ की दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ का, मतलब जितना गैप इन दोनों के बीच है उतना ही गैप इन दोनों के बीच है, उतना ही गैप इन दोनों के बीच है। और वो गैप है कितने का, तो वो गैप है किसका, ये जो यहाँ पे 7 है, इसी 7 का, यही 7 ही तो सब में कम है। -6 से 1 कैसे आया, 7 हमने जोड़ा है तभी तो आया है। 1 से ये 8 कैसे आया, जब हमने 7 जोड़ा तभी तो आया है। 8 से ये 15 कैसे आया, जब हमने 7 जोड़ा तभी तो आया है। तो उसी 7 का गैप है, ये सबके बीच में 7 7 का गैप है। ठीक, अंशों में। अब देखिएगा एक चीज़ और, निकालना तो था -1/2 और 5/4 के बीच में, और निकल किसके बीच गया है, -6/12 और 15/12 के बीच में। तो ये कैसे है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है कि आखिर में ये कैसे। तो ये ऐसे है, देखिए 6 को अगर आप दोबारा से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा -1/2 फिर से आ गया कि नहीं आ गया। तो चाहे आप इसको लिखिए -6/12 और चाहे लिखिए -1/2, एक ही बात है, ठीक, उसका समतुल्य भिन्न है। इसी तरह से 3 × 5 = 15 लिखिए चाहे, और ये क्या लिखिए 3 × 4 = 12, तो चाहे 5/4 लिखिए और चाहे 15/12 लिखिए, वो क्या है, एक ही बात है, समतुल्य भिन्न है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समदूरस्थ संख्याएं निकालनी पता चल गई होंगी, ठीक। अगर आपको 3 समदूरस्थ संख्याएं निकालनी हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से अंशों में गुणा करेंगे, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसेस वही रहेगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे पहले, उसके बाद में 3 निकालना है अगर तो 4 से अंशों में गुणा करेंगे, और अंश और हर में, ठीक। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, उनके अंशों का अंतर निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, जो अंतर आएगा उसको आप 4 से, अगर 3 संख्या निकालनी है तो फिर आप 4 से भाग देंगे, और 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा, और उसी को अंशों में जब आप उसके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको 3 संख्याएं मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं समदूरस्थ संख्याएं, ठीक। ये समझाने वाला थोड़ा सा था, तो इसीलिए क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा तो, अगर आपको आता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, तो इसलिए समझ लीजिए। अब देखिए इसी में एक तरह का और देख लीजिए लगे हाथ। जैसे आपको दे दिया जाए सवाल, सवाल क्या दे दिया जाए, क्या था अभी सवाल, वही संख्या ले लेते हैं, -1/2 और 5/4 के बीच 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल है, -1/2 और 5/4 के बीच 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये कैसे होगा, देखा था क्लियर, तो ये कैसे होगा, है ना। देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि समदूरस्थ संख्याएं, बस आपको 8 परिमेय संख्याएं निकालनी है, चाहे वो बराबर हो चाहे ना हो, ठीक। तो -1/2 और 5/4 के बीच 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो कैसे होगा। तो अगर आप वो जो बताया था हमने कि 1/2 वाला, तो उस तरह से अगर आप निकालेंगे तब तो निकालते रह जाएंगे, पहले 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 3, इस तरह से बहुत प्रोसेस लंबा हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी हर को बराबर करेंगे। तो हर को जब बराबर करेंगे तो जितने बड़े नंबर से गुणा करके हर को बराबर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जितने बड़े नंबर से गुणा करके हर को बराबर करेंगे उतने ही ज़्यादा उसके बीच में क्या होंगी, परिमेय संख्याएं आपको मिलेंगी, ठीक। जैसे अब जैसे मैं इसको 2 से गुणा करके अगर हर बराबर करता हूं तो देखिए क्या होता है, -1/2 को अगर हम 2 से अंश और हर में गुणा करके बराबर करते हैं तो 2 एकम 2 माइनस का 2 बटा क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक। और ये क्या है, 5/4। अब इसके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, तो -2/4 के बाद में क्या आएगा, -1/4 और फिर 0 और 1/4 और 2/4 और 3/4 और 4/4। इतना आया कि नहीं आया। उसके बाद में लिखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, -5/4 आ जाएगा, सॉरी 5/4 आ जाएगा, ठीक। तो इतनी परिमेय संख्याएं हुई, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 ही परिमेय संख्याएं मिल पाई। हमको निकालना कितना था, 8। तो ये तो दिक्कत हो गई है ना। तो हमने यहाँ पे 2 से गुणा करके क्या किया था, इसके हर को बराबर किया था, ठीक। अब हम क्या करेंगे, गुणा करने वाले संख्या क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जितनी बड़ी संख्या से आप गुणा करेंगे उतने ही ज़्यादा उसके बीच में परिमेय संख्याएं मिलेंगी। तो अभी तक क्या था, हर में इसके 4 था, अब क्या कर देंगे, हर को हम 8 बनाते हैं, ठीक। हर को अब हम कितना बनाएंगे, 8 बनाएंगे।
तो -1/2 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 4 से, तब ये 8 बनेगा। अंश और हर में 4 से गुणा करेंगे, ठीक। और 5/4 को 8 बनाना है अगर हर को, तो क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में 2 से गुणा करिए, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, -4/4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नहीं, -4 ये क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक, 8। और ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 बटा 4 दूनी 8, ये 10/8 हो गया। अब देखिए कितनी संख्याएं मिल रही हैं। -4/8 और 10/8 के बीच में कितनी संख्या मिलेंगी, तो -3/8, -2/8, -1/8 और फिर 0, फिर 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8, 9/8। इतनी परिमेय संख्याएं मिली। कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए थोड़ा सा हमने जैसे ही क्या किया, बड़ी संख्या से गुणा करके इसको हर को बराबर किया, तो कितनी मिल गई, 13 संख्याएं मिल गई। और उस समय हमको कितनी मिल रही थी, 6 संख्याएं, ठीक। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें से कोई भी 8 परिमेय संख्याएं पूछा गया है, कोई भी आप अपने मर्जी से 8 संख्याएं इसमें से लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और वही क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वो 8 संख्याएं लिख दीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि सब लोगों का बराबर ही आए। सब लोग हो सकता है अलग अलग हर बराबर कर रहे हो, तो सबका अलग अलग आ सकता है, ठीक। तो बस उसके बीच में होनी चाहिए। तो परिमेय संख्याएं निकालने का यह 3 तरह का सवाल मैं बता चुका। अब देखिए एक और डाउट है। वो डाउट क्या है कि किसी परिमेय संख्या को या किसी भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करें, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करें। हमारे सामने सवाल आ गया, भैया 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, ठीक है। सवाल क्या है, 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। हम कहे अच्छा भैया करते हैं। तो संख्या रेखा एक बनाइए आप, ऐसे ऐसे ही तो होता है। अब यहाँ पर देखिए ये धनात्मक है तो ऋणात्मक संख्याओं का कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करिए, सीधे 0 से शुरू करिए। इधर लिख दीजिए, आपका मन है तो -1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख दीजिए, उसके बाद 0 से शुरू करिए, ठीक। ये हो गया 0। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब इसको क्या कहेंगे आप, 1/5। ये क्या होगा, 2/5। ये क्या होगा, 3/5। ये क्या होगा, 4/5। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका 1। क्योंकि 5/5 अगर लिख देंगे तो वो क्या होगा, 5/5 अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ही तो हुआ। तो 5/5 का मतलब 1, 5 में 5 भाग पूरा हो गया, ठीक। तो वो 1 हो गया। अगला क्या होगा, 6/5, फिर 7/5, फिर 8/5, फिर 9/5, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 10/5। और 10/5 का मतलब क्या हुआ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2। तो ये क्या हो गया, 2। ये आपका 2 है और ये आपका 1 है, ठीक। अब आपको क्या निरूपित करना था, 3/5। क्या निरूपित करना था, 3/5। तो देखिए 3/5 वाला कौन सा है, यही वाला तो है, ये लिखा है 3/5। तो ये हो गया आपका 3/5, यही तो है, 3/5 हो गया आपका निरूपित संख्या रेखा पर। बस यही तो है, और इसमें क्या करना है, इतना सा आसान है मतलब ये सवाल, ठीक है। अगला सवाल, अब यही अगर क्या होता माइनस में होता, तो यही चीज़ हम क्या करते माइनस में, जैसे -3/5 बोल दिया,
क्या बोल दिया? नहीं, तो माइनस में इधर से शुरू होगा ना। तो जैसे देख लीजिए, अब क्या करना है, माइनस के 3/5 को कर रहा हूँ मैं, ठीक। माइनस के 3/5 को प्रदर्शित करो। अब माइनस के 3/5 को प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे? फिर से हमने क्या किया, एक संख्या रेखा बना लिया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। क्या किया, एक संख्या रेखा बना लिया यहाँ से यहाँ तक का। अब इसमें हमें धनात्मक संख्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, प्रदर्शित क्या करना है, माइनस का 3/5। तो हम 0 को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। इधर हमने कह दिया इसे ही 1। अब इधर क्या आएगा, माइनस का 1/5। यहाँ क्या आएगा, माइनस का 2/5। यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3/5। यहाँ क्या आएगा, माइनस का 4/5। यहाँ क्या आएगा, माइनस का 6/5। नहीं, यहाँ पर तो आएगा माइनस का 1। माइनस का 4/5 के बीच बाद क्या आएगा, माइनस का 5/5। और माइनस के 5/5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक, ये वाला बिंदु। उसके बाद माइनस का 6/5, फिर माइनस का 7/5, फिर माइनस का 8/5, फिर माइनस का 9/5, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। समझ गए कि नहीं समझे? अब आपको क्या इस पर वो प्रदर्शित करना है, माइनस का 3/5। तो माइनस का 3/5 कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ पर है माइनस का 3/5 आपका, ठीक है। यही तो है क्या, माइनस का 3/5 हो गया प्रदर्शित। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही आराम से नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। अगर प्रदर्शित करने को आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब प्रदर्शित करने की बात हो रही है तो एक और देख लीजिए मेरे हिसाब से भी। अगर आपको, ये तो चलो ठीक है, साधारण भिन्न के रूप में दिया था, है ना। अगर आपको दे दिया जाए मिश्रित भिन्न के रूप में, तब क्या होगा? अगर आपको दे दिया जाए मिश्र भिन्न के रूप में, तब क्या होगा? जैसे हमने कह दिया कि भैया 2 सही 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तब कैसे होगा, सोचो जरा। तो देखिए, इसको सीधे से क्या करिए आप, साधारण भिन्न में बदल लीजिए। क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न में मत बदलिए, रहने दीजिए। हो जाएगा उस तरह से भी, लेकिन रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, ये 2 सही 3/5 लिखा है। अगर वैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 3 13/5, यही तो होगा। क्या होगा, 13/5 होगा, ठीक। साधारण भिन्न में अगर बदलेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, फिर से एक संख्या रेखा खींचा। 2 तो ये पूरा है, इसको देखिएगा, 2 तो ये क्या है, पूरा है। और उसके बाद में फिर क्या है, 5 में से 3 भाग है, तो 0 ऐसे हो गया, ठीक। 0 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा 1, क्या लिखा, 1। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 लिखा है, ठीक है। थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ इसको। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 3 लिखा है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 4 लिखा है। यह संयुक्त वाला है तो इसको देख लीजिए, ठीक। सॉरी, मिश्र भिन्न वाला। तो जैसे क्या लिखा है, 0 1 2 3 4, ये लिख दिया हमने। कह क्या रहा है, 2 सही 3/5। तो ये बटा वाला देखिए, बटा वाला भाग देखिएगा थोड़ा,
बटा वाला क्या लिखा हुआ है, ये सही वाला छोड़िए, बटा वाला देखिए, फ्रैक्शन वाला 3/5 लिखा है, मतलब 5 भाग है उसमें से 3 भाग, तो सबके बीच में आप कितना डिवाइड कर दीजिए, 5 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक। इसके बाद में क्या होगा, 1 2 3 4 और 5वें पर 1 है, ठीक। फिर 1 2 3 4 और 5वें पर 1 है, फिर 1 2 3 4 और 5वें पर 3 है, उसके बाद 1 2 3 4 और 5वें पर 4 है। समझ गए कि नहीं समझे? हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख लिया और उसके बाद में ये जो इसका हर लिखा हुआ है उतने भाग में हमने सबके बीच में क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, डिवाइड कर दिया उसको, ठीक। इसको हमने कितने भाग में कर दिया, 5 भाग में, 4 इसको बना दिया और 5वें पर 1 लिखा है। इसको भी 4 हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया और 5वें पर 2 लिखा है। इसके बीच भी हमने 4 को डिवाइड कर दिया और 5वें पर 3 लिखा है, और यहाँ भी हमने 4 डिवाइड कर दिया और 5वें पर 4 लिखा है, ठीक। अब क्या करना है, क्या हमको प्रदर्शित करना था 2 सही 3/5। अब 2 तो ये क्या है, जो ये सही में लिखा रहता है, इसका मतलब ये इतना तो क्या है, पूरा है, तो मतलब 2 पूरा है, ठीक। तो 2 तो ये पूरा है। उसके बाद में अब देखना है क्या है, तो 2 के बाद में क्या है, 3/5, तो 2 ये है, ठीक। इसके बीच में 5 लाइनें हैं, तो 3 उसमें से क्या करना है, आपको लेना है, क्योंकि 3/5 है। तो देखिए क्या है, 2 के बाद में गिनिएगा 3, 2 के बाद इसको छोड़िए, ठीक। 1 2 3 यही तो है, और इसके बाद में 4 और 5 पे 3 आ रहा है, तो आपको लेना क्या है, 3/5। तो 1 2 3 और ये है आपका क्या, ये वाला, यही तो है, 1 2 और 3, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 सही 3/5। इस तरह से प्रदर्शित होगा ये संख्या रेखा पर मिश्र भिन्न वाला, समझ गए। और अगर कोई, क्या कहते हैं उसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं भाई, जैसे जिसका क्या होता है, अंश ज़्यादा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अनुचित भिन्न बोलते हैं, हाँ अनुचित भिन्न, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है अनुचित भिन्न, कोई लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 12/5 लिखा है, क्या लिखा है, 12/5 लिखा है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा इस पर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न बनाएंगे। अगर अनुचित भिन्न है तो उसको मिश्र भिन्न बनाएंगे, क्योंकि हर वाला क्या है, इससे बड़ा है, तो हर बड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक। इसको आप मिश्र भिन्न बना लेंगे भाग करके, 5 दूनी 10, 2 बचा शेषफल बटा 5। तो इस तरह से जब हो जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे। और अगर उचित भिन्न लिखा हुआ, जैसे ये 5/12 लिखा होता, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अब इसका डाउट ख़त्म हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट होगा तो बताइएगा, फिर से समझा देंगे। अब देखिए, ज़्यादातर तो आज का टाइम इसी में चला गया है, ठीक है, समझाने में इसको, लेकिन ये भी ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट पार्ट था नंबर सिस्टम का। तो देखिए, जितना क्वेश्चन होता है मैं करवाता हूँ। सवाल पहला क्या है जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 118 मीटर स्क्वायर है। क्या है सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 118 मीटर स्क्वायर है, इसका आधार 42 मीटर है, इसका आधार 42 मीटर है, तो ऊंचाई बताओ। तो ऊंचाई बराबर क्या होगा, सवाल क्या है,
एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 118 मीटर स्क्वायर है, आधार इसका 42 मीटर है, तो ऊंचाई क्या होगी। ठीक, ये सवाल है आपका। तो भैया देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई होता है कि नहीं होता है। कह दिए बिल्कुल होता है, ये तो रट डाले हैं ना, रट गया है ना। अब इसमें जो जो दे रखा है उसका मान इसी सूत्र में रख दीजिए, बाकी जो नहीं दे रखा है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दे रखा है 118 मीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे 118। ठीक, बराबर में क्या है 1/2 है, गुणे आधार आपको दे रखा है कितना 42 मीटर, तो इसकी जगह लिख देंगे 42, और गुणे में ऊंचाई आपको निकालनी है तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई ही लिख देंगे, या फिर अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप h भी लिख सकते हैं, या फिर XYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 21वां 42, यही तो होगा, 2 एकम 2 2 21वां 42, यानी कि 21 दूना 42। अब क्या होगा आगे, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, अब 21 को हम इधर ले आते हैं तो ये 118/21 हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर क्या होगा 118/21। क्या ये कटेगा इससे, हमको तो नहीं लगता। 1 1 8 8 16, 1 1 2 और 8 10, और ये कटेगा 7 7 एकम 7 4 48, नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे कैसे, 21 एकम 21, 21 पंचे 105, बचा कितना 13, 13 5 18 ही तो होता है, तो 13 बचा, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा तो 130 हो गया, तो 21 पंचे 105, 21 छक्का 126। ठीक, 4 बचा 40 हो गया, 21 दूना 42 होता है, तो 21 एकम 21 हो जाएगा, यानी कि 5.61 क्या था, मीटर था, तो ये मीटर हो जाएगा। तो ऊंचाई आपकी कितनी आ गई 5.61 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रोसेस वही है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है, सूत्र भी वही है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, समझ गए। तो ये तो एक छोटा सा सवाल था। सीरीज के एक ही सवाल लगा लगा के आप लोग भी बोर हो गए होंगे ना, वही डिजिट रहते हैं, वही कैलकुलेशन रहता है, तो हमने आज थोड़ा सा क्या किया है, नंबर चेंज कर दिए हैं, है ना। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन भी हल्का सा चेंज मिलेगा, क्योंकि सीरीज वाले तो आपको रट गए हैं। अब देखिए क्या है अगला सवाल। अब मान लीजिए पेपर में आ जाए नंबर चेंज रहे, डिजिट चेंज रहे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आपको आता है, मेथड पता है, फार्मूला पता है, सब कुछ पता है, तो कोई भी डिजिट दे दें वो, है ना, आप तो कर ही देंगे। अगला सवाल है, एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं, वाह, एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर तथा 50 मीटर हैं। 30 मीटर, 40 मीटर तथा 50 मीटर हैं। ठीक, खेत में घास निकालने का खर्च 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना होगा। खेत से या खेत में घास बहुत ज़्यादा हो गया फसलों के बीच में ना, तो वही निकालना है। खेत में घास निकालने का खर्च 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना होगा। सवाल समझ गए क्या है।
एक त्रिभुजाकार खेत है, ठीक, और उस खेत की तीनों भुजाएं कितनी दे रखी हैं आपको, तो तीनों भुजाएं दे रखी हैं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर, ठीक। खेत में घास निकालने का खर्च 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए इस त्रिभुजाकार खेत का। जब आपको क्षेत्रफल पता होगा तभी आप 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बता पाएंगे कि कितना होगा खर्चा, ठीक है। तो देखिए कौन सा त्रिभुज है क्या पता है ना, ये तो विषम बाहु त्रिभुज हो गया है ना, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग जा रही हैं अपने हिसाब से। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपने एक पढ़ा होगा हेरोन का सूत्र, वही लगेगा इसमें, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, खेत का परिमाप, जिसको क्या कहते हैं अर्ध परिमाप निकालेंगे, सॉरी। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, हेरोन का सूत्र क्या होता है देख लीजिए पहले। हेरोन का सूत्र होता है, हेरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इससे निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का, ठीक है। तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब कुछ कह दीजिए कि ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए बी सी जो है वो ये तीनों भुजाएं हो जाएंगी। एक भुजा मान लीजिए आप क्या है, ए है, एक भुजा आप मान लीजिए बी है, एक भुजा आप मान लीजिए सी है, ठीक। और एस क्या है, तो एस जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों भुजाओं का योग करके उसको 2 से भाग दे दीजिए। तो सबसे पहले हम इसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, एस बराबर आ जाएगा 30 प्लस 40 प्लस 50, 30 प्लस 40 प्लस 50 बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो कितना हो जाएगा 30 40 70 और 7 5 12 120, यही तो होगा 3 4 7 5 12 120 बटा 2, यानी कि कितना हो गया 60 मीटर। कितना आ गया 120 बटा 2 का मतलब कितना हो गया 60 मीटर। तो एस आ गया आपका 60। अब सूत्र में रख दीजिए। तो सूत्र में जब आप रखेंगे तो त्रिभुज का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एस है और एस की जगह पे आपका कितना आया है 60 आया है। तो आप क्या लिखेंगे 60, फिर एस माइनस ए है और एस की जगह पे है 60 और माइनस ए की जगह पे आपकी पहली भुजा यानी कि 30 हो जाएगी। फिर एस माइनस बी है, एस की जगह पे है 60 और बी की जगह पे क्या हो जाएगा दूसरी भुजा यानी कि 40 हो जाएगी, 60 माइनस 40। और एस माइनस सी है, एस क्या है 60 है फिर से, और सी के जगह पे आपका क्या हो जाएगा तीसरी भुजा यानी कि 50 हो जाएगी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। अब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो देखते हैं क्या होगा। 60 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। 60 में से 30 को घटाइए, अब कोई चिन्ह है नहीं इन सबके बीच में ब्रैकेट के, तो क्या हो जाएगा गुणा ही लगेगा, ठीक है। तो 60 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। फिर गुणा में 60 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। फिर गुणा में 60 में से 50 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, ठीक। इतना आया। अब ये कितना हो जाएगा 6 3 18 दूना 36, कितना हो रहा है 2 3 6 6 छक्का 36 और 2 और 2 4 0, कितना हो रहा है 36 और 4 0, अंडर रूट में 36 और 4 0, यही तो हो रहा है। तो भैया अब इसका क्या निकालेंगे हम, ये अब अंडर रूट में है तो इसका हम क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल इसका आ जाएगा जो आएगा वही क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। तो वर्गमूल इसका क्या आएगा, वर्गमूल इसका आ जाएगा 3600 का जब वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा, क्योंकि 6 छक्का 36 होता है और 0 वैसे लग जाएगा तो 60 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस त्रिभुजाकार खेत का। कितना क्षेत्रफल होगा 60 मीटर स्क्वायर, ठीक। देखिएगा कुछ गलत तो नहीं कैलकुलेशन में, वैसे हमको तो सही लग रहा है।
60 ऐसे ही रहेगा, 60 माइनस 30 30 होगा, 60 माइनस 40 20 होगा, 60 माइनस 50 10 होगा। अब 60 तो है ये है, 6 तियाँ 18, 18 दूना 36, 3600 हुआ, और 3600 2 2 4 जीरो है, गलत हुआ ना, 4 जीरो है भाई, एक जीरो ये, एक जीरो ये 2, और एक 3, और एक ये 4, तो 4 जीरो होगा। और 4 जीरो जब होगा तो कितना हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक जीरो और लगेगा, कितना होगा, 600 मीटर स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ तक का, इतने नीचे तक का, बस यहीं तक दिख भी रहा है। ठीक है, तो कितना आया ये, 600 मीटर स्क्वायर आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 जीरो हैं, तो 6 का स्क्वायर तो 36 होता ही है, और 4 जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर लगेगा। तो जब अंडर रूट से बाहर आएगा, यानी कि इतना 36 क्या है, 3,60,000 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 600। ठीक, और ये 600 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको पता चल गया कितना है खेत का, 600 मीटर स्क्वायर। आपको बताना क्या था, घास निकालने का खर्च, तो 1 मीटर स्क्वायर में घास निकालने का खर्च बराबर कितना है, 15 रुपये, यही तो है। इसलिए 600 मीटर स्क्वायर में घास निकालने का खर्च कितना हो जाएगा, तो 15 से 600 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 600 गुणे में 15, यही तो होगा। तो 15 छक्का 90, और 2 जीरो ऐसे आ गया, यानी कि 9,000 रुपये होगा। समझ आया कि नहीं आया, क्या निकालना था आपको, इसमें सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना था, और क्षेत्रफल इसका कैसे निकाला हमने, हेरोन का सूत्र का प्रयोग करके। हेरोन का सूत्र याद रखिएगा क्या होता है, एस क्या होता है, पहले अंडर रूट में है सब कुछ, ठीक, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, तो एस होता है अर्ध परिमाप, जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज, तो उस त्रिभुज का एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए बी सी क्या है, तो ए बी सी वही तीनों भुजाएं हैं जो हमको दे रखी हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, एस बराबर आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 30 प्लस 40 प्लस 50 बटा 2, यानी कि 120 बटा 2, और ये आ जाएगा 60 मीटर। उसके बाद में यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले सूत्र में, तो 60 60 माइनस 30, 60 माइनस 40, 60 माइनस 50, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 गुणे 30 गुणे 20 गुणे 10। अब क्या हो जाएगा, 6 तियाँ 18 दूना 36, और 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएगा। इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6, और 4 जीरो का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। ठीक, बगल में, तो क्या हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा क्या है, 600 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया खेत का। 1 मीटर स्क्वायर में घास निकालने का खर्च कितना है, 15 रुपये सवाल में दे रखा है। तो 600 मीटर स्क्वायर में घास निकालने का खर्च कितना हो जाएगा, तो 600 गुणे 15, यानी कि 9,000 रुपये। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, डायरेक्ट पूरा क्या था, ये फॉर्मूले पर बेस था। ठीक है, ये सब सवाल मैंने खुद ही सोच सोच कर अपने मन से लिखा है, तो कैलकुलेशन में कहीं कहीं दिक्कत भी आ सकती है, इसीलिए रीचेक कर लेता हूँ। अगर मेथड सही होगा तो कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, या फिर क्या होगा, रूट में आ जाएगा, है ना। मेथड तो सही होना चाहिए, मेथड सही होगा तो आंसर तो आएगा ही, चाहे जिसमें आए। अगला सवाल देखिए, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीसरा सवाल, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, यदि तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, यदि तार को मोड़कर, ओहो भैया मोबाइल ऑन करो, कुछ लाइट तो चली गई। अफसोस की लाइट की वजह से क्लास
रोकना पड़ रहा है, देखते हैं। तो भैया लाइट आ चुकी है और हमने क्वेश्चन भी लिख लिया है, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या था, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो उस तार का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या था, जैसे मान लीजिए क्या है कि एक वर्गाकार तार है, मान लीजिए ये क्या है, एक तार है और ये वर्गाकार है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब तार की लंबाई क्या है, यही है, ठीक है। इसी तार को हमने क्या किया, ऐसे गोल कर दिया। क्या किया, गोल कर दिया। तो गोल कर दिया, अगर इसको वृत्त बनाया है तो इसकी एक त्रिज्या भी होगी, इसका एक केंद्र भी होगा। तो हमको यही त्रिज्या जो r मान लेते हैं हम, यही त्रिज्या हमको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, तार जो है वो वर्गाकार है, तो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल क्या होता है, तार का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है भाई। वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर ही होता है, यही तो होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक। तो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अब वर्गाकार तार का क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना, 121 सेंटीमीटर। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 121, ठीक। तो 121 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यही तो होगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इस पर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा 121। तो भुजा हमारा कितना आ जाएगा, 11, क्या है, सेंटीमीटर है ना। भुजा आ जाएगी हमारी 11 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ पता चली। अब भुजा 11 सेंटीमीटर आ गया, इससे क्या होगा, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, इसका परिमाप निकाल लेंगे, वर्ग इसका तार का लंबाई निकाल लेंगे, ठीक। तो वर्गाकार तार का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, यही तो होगा। भुजा गुणे 4, ये होता है वर्ग का परिमाप, ठीक है। बराबर भुजा है चारों, ये भी 11 होगा, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11। तो परिमाप में क्या करते हैं, सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं और सारी भुजा इसकी क्या है, 11 11 है, चारों भुजा बराबर होती है वर्ग की। तो क्या करेंगे हम, 11 11 जोड़ने से अच्छा है 4 से 11 को गुणा कर दो, 4 बार जोड़ना है तो 4 से गुणा कर दो 11 को, ठीक। तो 4 गुणे भुजा बराबर कितना हो गया, 11 चौक 44, कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इसकी तार की कुल लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक बात बताइए कि जो ये 44 सेंटीमीटर आया है वर्गाकार तार का परिमाप, इस तार की कुल लंबाई होगी। और तार की लंबाई जब हम इसको क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं, तो जो तार की लंबाई है वो तो उतनी ही रहेगी ना। मतलब ये जो होगा इसका परिमाप वृत्त का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, और क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, वो तो यही होगा ना। यहाँ से मान लीजिए नापते हैं तो ये यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ तक का क्या होगा, 44 सेंटीमीटर, यही होगा ना। तो वर्गाकार तार का परिमाप बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि, यही तो होगा। और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर, या वृत्त का क्या कह सकते हैं, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 गुणे पाई गुणे आर, यही तो होता है। अब जो जो आपको पता है उसका मान इसमें रख दीजिए। तो वृत्त की परिधि, और ये परिधि किसके बराबर है, वर्गाकार तार के परिमाप के। और वर्गाकार तार का परिमाप कितना है, 44 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की परिधि कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, 44 बराबर में क्या हो जाएगा, 2, और पाई का मान कितना होता है, 22/7, और गुणे में आर है तो आर को आर ही रहने दीजिए, ठीक। इतना सब कुछ हो गया।
कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि 22 दूना 44। तो इस 2 से जब हमने 44 को काटा तो 22 आ गया, और 22 एकम 22 और 22 एकम 22, तो इधर का पूरा कट गया, कितना आया, 1 आया। और इधर क्या बचा है, r/7। ठीक, अब ये 7 इधर बटा में है, तो इधर जब इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में होगा। इधर क्या है, हर में है, तो इधर क्या हो जाएगा, अंश में आ जाएगा। ठीक, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो ये 7 इधर गुणा में हो जाएगा, तो 7 एकम क्या हो जाएगा, 7, और r इधर ही रहेगा। तो r बराबर आपका क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर की। ठीक, और ये त्रिज्या ही तो आपसे इसमें पूछा गया था, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? आपसे इसमें कहा था कि भैया हमको त्रिज्या बता दो कि इस वृत्त की कितनी होगी, तो आपने लगाया कुछ सूत्रोत्र और बता दिया क्या, कि जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक घन की भुजा, सवाल है एक घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, इसका आयतन, वक्र पृष्ठ तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या क्या बताना है, इसका आयतन, जो जो इसमें बता सकते हैं वो सब बताना है। इसका आयतन, वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ और विकर्ण बताइए। ठीक है, घन है, घन की भुजा है 11 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ और विकर्ण बताना है। तो सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है, तो घन में क्या होता है, घन में भाई भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जितना लंबाई होता है उतनी ही चौड़ाई होती है, उतनी ही ऊंचाई होती है। ठीक, तो घन का आयतन बराबर भुजा का क्या होता है, क्यूब होता है, यही तो होता है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, भुजा कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर, तो 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब क्या होगा, 11 ग्यारहमा 121, और 121 ग्यारहमा क्या होता है, 1331 सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक, वक्र पृष्ठ क्या होगा घन का, घन का वक्र पृष्ठ बराबर 4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही तो होता है, या 4a स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक, तो 4 गुणे भुजा का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ, अब वक्र पृष्ठ 4 भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 ऐसे रहेगा, और भुजा कितना है, 11 का स्क्वायर, यही है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कुल पृष्ठ, तो घन का कुल पृष्ठ बराबर क्या होगा, तो घन का कुल पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर, तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है। 6 ऐसे हो जाएगा, और भुजा कितनी है 11, और 11 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पर लिखा है क्या 121, तो हम डायरेक्ट इसको यहीं लिख लेते हैं। ठीक,
121। तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2, 1 हासिल, 6 एकम 6 और 1 हासिल 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो ये होता है, क्या होता है, a√3। क्या होता है, या फिर क्या कह सकते हैं, a को हम भुजा लिख रहे हैं ना, तो भुजा गुणे √3 या फिर भुजा √3, ये होता है घन का विकर्ण, या √3 गुणे भुजा भी कहते हैं, जो भी आप कह लीजिए। कुल मिलाकर भुजा और √3 के बीच में क्या है, गुणा है। ठीक है, तो √3 गुणे भुजा या फिर भुजा गुणे √3 होता है घन का विकर्ण। तो भुजा आपको कितना दे रखा है, 11, और रूट में 3 ऐसे आ जाएगा। ठीक, समझ गए। तो 11√3 क्या है, सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, सब डायरेक्ट सूत्र पर था। तो देखिए एक ही सवाल में आयतन, वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ और विकर्ण, चारों सूत्र हमने लगा दिया एक ही सवाल में, चारों चीजें निकाल दी। ठीक, इस तरह का आएगा तो आप तुरंत उड़ा देंगे, है ना। इस तरह में तो कह दीजिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सवाल क्या है, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण। अब इसमें खाली विकर्ण पूछा है, तो इसको कराने का ज़रूरत है। घन की भुजा आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण बताना है। तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अभी हमने बताया अंडर रूट 3 गुणे भुजा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भुजा इसमें 8 दे रखा है तो 8√3 क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक, तो इसको रहने देते हैं, ये तो ऐसे ही हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। एक घनाभाकार संदूक की लंबाई, एक घनाभाकार संदूक की लंबाई कितनी है, लंबाई भैया 6 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, तथा ऊंचाई कितनी है भैया 2 मीटर है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें अधिकतम कितनी लंबी लोहे की छड़ रखी जा सकती है, इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ या फिर रॉड, जो भी लिख लीजिए, ठीक है, रखी जा सकती है। तो घनाभ के आकार का संदूक है अगर, तो इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं। तो भैया जितना उसका क्या होगा, सबसे अधिक लंबा अगर उसमें हम रखना चाहें कोई चीज़, सबसे अधिक लंबा अगर हम रॉड रखना चाहें तो क्या होगा, ऐसे ही तिरछा रखेंगे। मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें अगर कोई सबसे लंबा क्या रखना हो, आपको कोई सबसे लंबा मान लीजिए क्या रखना हो, खंभा रखना हो या रॉड रखना हो, कोई भी चीज़ रखना हो, तो उसमें देखिए तो सबसे लंबा आपको एक ही जगह दिखेगा, क्या, ये नीचे जो आपको एक कोने का क्या होगा ऊंचाई होगी, और सामने वाले दीवार की जो वो ऊपर वाली क्या होगी, ये नीचे वाला कोना और वो ऊपर वाला कोना, तो यही क्या है, यही इस घनाभ का क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक, तो जो लंबाई होगी वो क्या होगी, सबसे अधिक लंबी जो होगी छड़, वो कितने के बराबर हो सकती है, वो घन के विकर्ण के बराबर हो सकती है। तो इसमें क्या निकालना है, घनाभ का इस विकर्ण निकालना है। ठीक,
तो घनाभ का विकर्ण, अभी तक क्या था, घन का विकर्ण, अब घनाभ का विकर्ण। तो अधिकतम छड़ की अधिकतम लंबाई, छड़ की अधिकतम लंबाई बराबर क्या होगा, घनाभाकार संदूक का विकर्ण। तो हमको भैया यही विकर्ण निकालना है ना। तो संदूक का विकर्ण क्या हो जाएगा, घनाभाकार संदूक का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, लंबाई इसमें कितनी दे रखी है, अब इसी में रख दीजिए सबका मान। तो लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 6 मीटर, यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 2 मीटर, यानी कि 2 का स्क्वायर। हो गया सब कुछ। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो 6 छके 36 प्लस 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4, और ये सब किस में, अंडर रूट में। तो ये हो गया 36 4 40, 40 10 50, 6 56, कितना हो गया, अंडर रूट में 56। यही तो हुआ, कितना हुआ, अंडर रूट में 56, 36 4 40 10 50 6 56। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, अब 56, 14 चौका होता है 56, यही तो होता है, 14 चौका 56, और 14 का फैक्टर होगा नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56। इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए केवल यही एक बार बाहर आएगा, क्योंकि यही 2 बार है, और तो सब क्या है, एक एक बार है। तो इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, और इसको अंदर ही रहने देते हैं, तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, और ये क्या है, सेंटीमीटर में, मीटर में। तो 2 अंडर रूट 14 मीटर क्या हो जाएगा, उस जो छड़ होगी उसकी अधिकतम लंबाई हो सकती है कितनी, 2 अंडर रूट 14। ठीक, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगर अधिकतम लंबी छड़ रखनी है आपको संदूक में, अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप समझ जाइएगा कि उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, विकर्ण पूछ रहा है। आपको क्या करना है, उसमें विकर्ण का सूत्र लगा के विकर्ण को निकाल देना है। ठीक है, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है अंडर रूट में 3, और गुणे में क्या होता है, भुजा, या फिर क्या कह सकते हैं, भुजा रूट 3 या फिर ए रूट 3। और आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है ए रूट 2 या फिर भुजा गुणे रूट 2। ठीक, ये सबके विकर्ण हैं। एक बेलन का आयतन 980 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा भैया, एक बेलन का आयतन कितना है, 980 सेंटीमीटर क्यूब, 980 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यदि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई बताओ। यदि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो
ऊंचाई ज्ञात करो। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या दे रखा है, बेलन है और बेलन का आयतन कितना है 980 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, त्रिज्या है कितनी बेलन के आधार की 7 सेंटीमीटर। ठीक, निकालना क्या है, आपको ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। तो सबका मान रखना है ना, आयतन आपको दे ही रखा है कितना 980 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 980। ठीक, पाई का मान क्या होता है 22/7। आर आपको दे रखा है त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है यानी कि गुणे में 7 गुणे 7। एच आपको पता ही नहीं है, तो एच की जगह पर एच ही रहने दीजिए, वही तो आपको निकालना है। ठीक, इस 7 से ये 7 कट गया, कट गया। ये क्या है 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 2 28, 7 चौके 28, और ये क्या है भैया 7 एकम 7, 7 चौक 28, 0 ऐसे आ गया। ठीक, 22 से कटेगा, देखते हैं 22 से तो कटेगा नहीं, 2 से देखते हैं काट के। 2 ग्रामा 22, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और 2 जीरो में 0। ठीक, अब यहाँ पर सब कट गया, खाली 11 ये बचा है और इधर क्या बचा है 70। ठीक, तो h बराबर जब 11 को इधर भेजेंगे तो ये 11 इधर क्या है अंश में है, इधर क्या आएगा इधर है गुणा में, तो इधर भाग में हो जाएगा। ठीक, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा आपका 70/11, ये हो जाएगा। ठीक, इससे जब काटेंगे हम इसको तो क्या आ जाएगा 11 एकम 11 और 11 छक्का 66, 4 बचा 40, दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक, एक जीरो बढ़ा के 11 तिया 33, 33 और 7 40 होता है ना, 3 7 10, हाँ तो 70 हो जाएगा। और फिर 11 छक्का 66, ठीक कितना आ गया 6.36। तो ये क्या हो जाएगा h बराबर 6.36 मीटर था, नहीं सेंटीमीटर, तो h बराबर 6.36 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, जो कि आपको क्या करना था निकालना था। ठीक, 6.36 सेंटीमीटर इसका बेलन का क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है कि कितना होगा। ठीक, देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई आपको दे रखी है 26 मीटर, तिरछी ऊंचाई मतलब L बराबर 26 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है त्रिज्या यानी कि R दे रखा है, R कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर
पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। ठीक, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना इसमें दिया गया है 3.5, और एल का मान कितना है 26 सेंटीमीटर। इतना सब कुछ है। अब क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पचे 35, 0.5। ठीक, ये तो इससे कट गया, 0.5 आ गया। अब क्या हो जाएगा 22 से 0.5 को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 पंचे 110, और एक अंक बाद दशमलव लगा है तो कितना हो जाएगा 11। 11 गुणे में कितना है 26। अब 11 छक्का 66 के 6 हासिल 6, 11 दूना 22 और 6 28, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस शंकु का क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला सवाल क्या है भैया, चलो अगला सवाल। टाइम कितना हो रहा है 1:21, चलो 1.5 घंटे कर देते हैं, एक सवाल और बता देते हैं ना। अगला सवाल देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की 2 गुनी है। एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक, यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है, यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो निकालना क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। ये है सवाल। ठीक है, सवाल क्या है, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की 2 गुनी है। क्या है, आयत की जो लंबाई है वो उसके चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, आयत का परिमाप दिया हुआ है आपको 132 मीटर, तो निकालना क्या है आपको आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आयत के लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है इसका तो सबसे पहले आपको लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए। और आपको पता क्या है, आपको बस इतना ही पता है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। भैया चौड़ाई पता ही नहीं है तो लंबाई कहाँ से, किसका 2 गुना कर दे, है ना। और क्या पता है आपको, परिमाप पता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, इतने से कुछ होता है कि नहीं। ठीक है, तो माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, माना आयत की चौड़ाई बराबर x हो गया, तो आयत की लंबाई बराबर तो लंबाई क्या है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई आपने x माना है तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x, 2 गुना मतलब x का 2 गुना 2x हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, आयत का परिमाप आपको दिया है, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है।
अब इसी सूत्र में जो जो आपको पता है, जो आपने माना है, उसको रख दीजिए। तो आयत का परिमाप आपको सवाल में दिया है 132 मीटर, तो इसके जगह पर आप क्या लिख देंगे 132, बराबर में 2 ऐसे ही रहेगा, और लंबाई आपकी कितनी है, तो लंबाई ये है 2x, ठीक है, आपने अभी माना था, लंबाई 2x हो गया, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है x, ठीक। अब 2x और x क्या हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर ये 2 क्या है, गुणा में है, तो इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, या डायरेक्ट काट दो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, यही तो हुआ, 2 छक 12 के 2 1 हासिल, 2 छक 12 1 13, हाँ यही हुआ, ठीक। तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, तो 3x बराबर कितना है 66 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 66/3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर आपका कितना आ गया 22 आ गया, ठीक। मतलब चौड़ाई आपको पता चल गई कितनी है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपने x ही तो माना था, और x का मान कितना आया 22, यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई 22 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कि 22 दूना कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, यही तो होगा, 44 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होगा। लंबाई आपको पता है 44 सेंटीमीटर, ठीक, और चौड़ाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 22 चौक 88 के 8, हासिल आ गया 8, 22 चौक 88 और 8, 8 8 16, 96, 968 सेंटीमीटर में है कि मीटर, मीटर में है ना, ये भी मीटर में होगा, मीटर मीटर, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। तो क्षेत्रफल आयत का आपको कितना पता चल गया 968 मीटर स्क्वायर, अगर ये गुणा सही है तो। 22 चौक 88 के 8, 8 हासिल, 22 चौक 88 और 8, 8 8 16, 96, सही है, ठीक है। 968 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही सवाल रखते हैं, ठीक है, बाकी का हम अगली क्लास में करा देंगे, अभी हमारे पास सवाल हैं, ठीक। तो बाकी का हम अगली क्लास में करा देंगे, 1.5 घंटे हो चुके हैं, तो आज का ये सेशन यहीं तक का है, ठीक। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक। जिसको बाद में देखना है वो ऑफलाइन में भी इस क्लास को देख सकते हैं, हो सकता है कि एग्ज़ाम में उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, और अच्छे से पेपर करिएगा, ठीक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, धन्यवाद।